हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एचपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसका एग्ज़ाम 8 सितंबर 2024 को हुआ था, उसका हम डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 35 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये हम थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस वजह से एक लेक्चर के अंदर 15-20 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं हमारे, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम अच्छे तरीके से करेंगे। आपको अगर आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही हो तो आप वॉल्यूम इनक्रीज़ कर सकते हो और अपने आप स्पीड भी इनक्रीज़ कर सकते हो। 1.25 या 1.5 स्पीड कर लेना। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्लोपिंग ग्राउंड इज़ 1:25। आपको ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है? 1:25, यानी कि 1 मीटर का राइज होगा। कब? जब आप 25 मीटर ओरिजोनटल चलोगे। आपको 25 मीटर ओरिजोनटल चलने में 1 मीटर का राइज हो रहा है, तो जो स्लोप है वो एंगल के अंदर कितना होगा? तो आपको tan थीटा पता है। tan थीटा इसमें कितना हो जाएगा? 1/25। अब इस वाले क्वेश्चन को आप बिना कैलकुलेटर सोल्व नहीं कर सकते थे। बाकी जिन्होंने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया उनको मैं बता देता हूँ, पेपर के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन थे जो आप बिना कैलकुलेटर के सोल्व नहीं कर सकते थे। तो थीटा हमारा कितना होगा? tan इनवर्स 1/25। इसको मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। tan इनवर्स 1/25 ये कितना हो जाएगा? 2.29। तो आप ऑप्शन के अंदर देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, 2.29। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, लेकिन बिना कैलकुलेटर आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन 37 नंबर, द जीरो ग्रेजुएशन इन ए प्रिज्मेटिक कंपास इज मार्क इन दी। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसके अंदर जो 0 डिग्री वाली ग्रेजुएशन होती है, यानी स्केल के ऊपर 0 डिग्री कहाँ पे लिखा होता है? तो नॉर्मली जो आप पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो भाई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसके अंदर जो 0 डिग्री वाली लाइन होती है, 0 ग्रेजुएशन वाली, वो कहाँ पे होती है? तो प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर यहाँ पे 0 डिग्री होता है, या 90, या 180 और यहाँ 270, यानी कि साउथ वाले डायरेक्शन में क्या होता है? 0 डिग्री। तो साउथ एंड ऑफ द सर्कल प्रिज्मेटिक कंपास में कहाँ पे होगा? साउथ एंड ऑफ द सर्कल। एक होता है सर्वेयर वाला, सर्वेयर में देख लो, सर्वेयर में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन इंटरचेंज रहती है। यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये कौन सा? ये सर्वेयर वाला है, ये सर्वेयर। तो ये चीज़ें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, टू चेंज द रीडिंग ऑफ द सर्कल व्हाइल मेजरिंग एन एंगल। अब ये वाला क्वेश्चन इन्होंने आधा अधूरा लिख दिया। सही बताऊँ मैं आपको, ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये SSC JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। उसके अंदर क्वेश्चन क्या था? हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते टाइम हम सर्कल के अंदर भाई क्या चेंज करते हैं? मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते टाइम तो सर्कल की रीडिंग को आप कैसे चेंज करोगे? तो जो नीचे वाला स्क्रू होता है, लोअर क्लैंप को तो हम टाइट कर देते हैं और ऊपर वाले क्लैंप को हम लूज कर देते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी क्वेश्चन ये अधूरा है, हॉरिजॉन्टल एंगल की बात थी इसके अंदर। अब इनको अच्छे से बताना चाहिए ना भाई, क्वेश्चन आए पूरा लिखते तभी तो कुछ बात होती। तो हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते टाइम हम सर्कल की रीडिंग को कैसे चेंज करेंगे? नीचे वाले स्क्रू को तो वो कर देंगे, टाइट कर देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर मेजर कर रहे हैं तो नीचे वाला स्क्रू टाइट करेंगे और ऊपर वाले को लूज कर देंगे। बस याद करने के लिए इस ट्रिक को आप ऐसे याद रखो। अगला क्वेश्चन, इफ़ द लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन इज़ 123.65 मीटर, बियरिंग इज़ 155 डिग्री, लेंथ ऑफ द लाइन इज़। तो लैटिट्यूड क्या होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ये आपको दिया हुआ 123 मीटर। एंगल आपको कितना दिया हुआ? 155 डिग्री। तो जो इस लाइन की लेंथ है वो कितनी होगी? तो ये एंगल थीटा होगा। और ये थीटा किसके बराबर होएगा भाई? जो ये वाला एंगल है थीटा, वो किसके बराबर होएगा? 180 माइनस 155, यानी कि कितना हो गया ये? 160, 70, 80, यानी 25 डिग्री के आसपास। तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी? जो आपकी ये लेंथ है ये किसकी इक्वल होगी? 123 डिवाइड बाय कोस 25। अब बिना कैलकुलेटर के आप इसको सोल्व नहीं कर सकते थे। और आपको एक चीज़ बता दूं, पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं था।
और इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो कह सकते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन से ये एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि भाई आप क्वेश्चन को छोड़ के देना पाते हो। ठीक है, अब कोई अटैम्प्ट करेगा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी उसकी। कैलकुलेटर में देख लेते हैं इसको, 123 डिवाइड बाय कोस 25 यानी कि 135 मीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी कि 135.88 मीटर। बिना कैलकुलेटर के ये सोल्व नहीं हो सकता था। अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए ऑफ ए ट्रांसवर्स आर 0,0 इफ द लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज 100 मीटर। जो ए पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर है 0,0 पे, ए बी लाइन है 100 मीटर की, और बी रिंग क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री। लाइन की लेंथ है 100 मीटर। तो जो यहाँ पे बी वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो जो ये लैटिट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हम क्या लिखते हैं? पहले हम लैटिट्यूड लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? डिपार्चर। लैटिट्यूड क्या होएगा? 100 कोस 30। डिपार्चर क्या होएगा? 100 साइन 30। तो कोस 30 क्या होता है? कोस 30 होता है √3 डिवाइड बाई 2। साइन 30 क्या होता है? 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 100 इंटू 1/2 50। सेकंड वाले ऑप्शन में 50 कहाँ? डी वाले ऑप्शन को देखिए, डिपार्चर इसका 50 मीटर लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको आप सोल्व करना चाहो तो इसको भी सोल्व कर सकते हो, बाकी इसकी ज़रूरत हमारे पास रह नहीं जाती। अगला क्वेश्चन, द ट्रांजिट रूल फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसवर्स इज एमिनेंटली सूटेड। जो ट्रांजिट रूल होता है एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसवर्स का, वो हम कब यूज करते हैं? जब एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होती है। व्हेन एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट। दो रूल होते हैं हमारे पास, पहला होता है कंपास रूल या बोर्डिच रूल, और सेकंड होता है ट्रांजिट रूल। जो कंपास रूल होता है या बोर्डिच रूल होता है उसमें हम सेम प्रिसीजन के साथ मेजर करते हैं, और जो एरर होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रूट ऑफ दी, जो आपने लाइन मेजर करी है रूट ऑफ द लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरर। किसके अंदर? कंपास वाले के अंदर। और बाकी ट्रांजिट के अंदर ये याद रख लेना, एंगुलर मेजरमेंट इसमें ज़्यादा प्रिसाइज होती है। अगला क्वेश्चन, रीडिंग टेकन विद ए लेवल आर। तो किसी लेवल मशीन से आपने ये लेवल करी, तीसरी और सातवीं रीडिंग के बाद आपने मशीन को शिफ्ट कर दी। तीसरी रीडिंग कहाँ? ये तीसरी है, चौथी, पाँचवीं। इन रीडिंग के बाद आपने मशीन को शिफ्ट कर दिया, तो इंटरमीडिएट साइड कौन सी होगी? तो भाई सबसे पहले तो हो गई बैक साइड। स्टाफ चेंज करने से पहले ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई फोर साइड, ये हो गई बैक साइड, ये फोर साइड, ये बैक साइड। फिर ये वाली इंटरमीडिएट साइड हो गई, ये बच गई, ये भी इंटरमीडिएट साइड हो गई, ये भी इंटरमीडिएट साइड हो गई। ठीक है, तो 1.205, 3.405 एंड 2. अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन हमने क्या कर लिया? गलत पढ़ लिया हल्का सा। तीसरी और सातवीं, तीसरी रीडिंग ये, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, सातवीं रीडिंग ये। ठीक है, तो इंटरमीडिएट साइड कौन सी आ गई? एक ये आ गई, ये दोनों आ गई। ठीक है, तो 1.205, 3.405 एंड 2.450। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद पहली रीडिंग क्या लेंगे? हम बैक साइड लेंगे, और आखिरी रीडिंग क्या लेते हैं? फोर साइड। उनके बीच वाली जो भी बच गई वो इंटरमीडिएट साइड। अगला क्वेश्चन, आपने रेसिप्रोकल लेवलिंग करी और रीडिंग आपकी ये मिली। जब आपने ए से लेवल लिया, ए का और बी का ये रीडिंग आई, बी से करा तो ये रीडिंग आई। ए और बी के बीच में 800 मीटर का डिफरेंस है, तो ए और बी के बीच का जो करेक्ट एलिवेशन है वो क्या होगा? तो इसमें आप एक चीज़ देखो, जो बी की रीडिंग है वो ज़्यादा है, जो बी की रीडिंग है वो ए की रीडिंग से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी इज लोअर। ठीक है, जो बी वाले ये स्टाफ है वो आपका गहराई में रखा हुआ है। और ट्रू डिफरेंस कितना होगा? ट्रू डिफरेंस आप निकाल लो भाई, 1.675 माइनस 1.345 प्लस 1.875 माइनस 1.485। रेसिप्रोकल लेवलिंग में यही करते हैं ना भाई, पहले इन दोनों का डिफरेंस फिर इन दोनों का डिफरेंस, उसको सम करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया।
ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन आपका आ जाएगा। तो बिना कैलकुलेटर के आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते थे। और ये मैंने आपको बता ही दिया भाई, बी की रीडिंग ज़्यादा है, बी की रीडिंग ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है, बी हमारा लोअर है, बी हमारा नीचे की तरफ रखा हुआ है। ए से बी की तरफ जाएंगे तो क्या आने लग रहा है, फॉल आने लग रहा है। अगला क्वेश्चन, इन द फिगर शोन द कंटूर लाइन ऑफ 100 मीटर एलिवेशन विल इंटरसेक्ट द ए बी। तो जो ए बी लाइन है इसके अंदर जो 100 मीटर की लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। भाई ए का एलिवेशन 98 है, बी का एलिवेशन 100.6 है, जो 100 मीटर की लाइन कहीं बीच में होगी ऐसे, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस बताना है ए से कितनी दूरी पे होगी। तो सिंपल इसमें भी इंटरपोलेशन का लगा दो या फिर भाई लीनियर वाला लगा दो। 10 मीटर का आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो भाई 10 मीटर लेंथ के अंदर एलिवेशन कितना चेंज हो रहा है, 98.8 से आप 100.6 के ऊपर जाने लग रहे हो। तो 99 फिर 100 फिर 100.6, तो ये हो गया 1.8 मीटर का डिफरेंस आ रहा है 10 मीटर के अंदर। और हमें कितना चाहिए, 98.8 से हमें 100 के ऊपर जाना है, ठीक है। तो कितना चलना पड़ रहा है हमें, 1.2 मीटर। ऐसे कह लो 1.8 मीटर का डिफरेंस कब आ रहा है 10 मीटर चलने के ऊपर, तो 1.2 का डिफरेंस कब आएगा, 10 डिवाइड बाई 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.2। तो इसको आप बिना कैलकुलेटर के सोल्व कर सकते थे। तो कितना आ गया ये, 6.66 मीटर फ्रॉम द ए। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। पहले तो आपने देख लिया कितना का अंतर है भाई, 1.8 मीटर का हाइट का डिफरेंस है 10 मीटर चलने पे, और हमें कितने का चाहिए, हमें तो 1.2 मीटर का चेक करना है। तो सिंपल लीनियर मेथड से हमने कर लिया। भैया 98 से कितना जोड़ें कि 100 हो जाए, 98.8 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए, तो 1.2 जोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द सिंगल लेवल सेक्शन सोन फॉर ए लेंथ ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की लेंथ है जो सेक्शन है भाई, यानी एरिया आपको दिखा रखा है, तो लेंथ वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम होती है एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। एरिया कैसे निकालोगे ट्रेपीजियम का, एरिया आप सिंपल निकाल सकते हो, हाफ बाई L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाई जो भी इसकी हाइट आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई, तो निकाल लो क्या आ जाएगा, हाफ। ये 60 है, उसके अलावा जो इसका स्लोप है 2:1 दे रखा है, इसने अब बाकी डिफाइन नहीं कर रखा भाई वर्टिकल कौन सा और हॉरिजॉन्टल कौन सा है। लेकिन जो इसने डायग्राम दे रखा है, डायग्राम देखने से हमें ये पता चलने लग रहा है हॉरिजॉन्टल 2 होगा और ये 1 होगा, देखने से पता चल रहा है ना। तो भाई 20 सेंटीमीटर हाइट है, 20 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 और ये कितना 60। तो ऊपर वाली लेंथ कितनी आ गई 140 प्लस 60, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने लग रहे हैं, एरिया इसका कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, लेंथ आपको 10 मीटर दी हुई है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 2। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी इस क्वेश्चन में अगर ये डिफाइन कर देते भाई स्लोप इसका हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल है, तो बच्चों को उस चीज़ में भी कन्फ्यूजन नहीं रहता। बाकी डायग्राम से देख के हमने अंदाज़ा लगाया है क्या स्लोप होएगा। बाकी एक चीज़ आप याद रख सकते हो, जो भाई कनाल वाले क्वेश्चन है, किस चीज़ के, कनाल वाले चैनल वाले क्वेश्चन, उसमें जो भी स्लोप दिया होगा वो आपको दे रखा होगा हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल, ठीक है, जो कनाल वाले क्वेश्चन है। एक होते हैं सोयल वाले क्वेश्चन, भाई वेस्टर्न घाट या भाई लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन दी सोयल। तो सोयल में हम क्या एज्यूम करते हैं, सोयल में हम एज्यूम करते हैं 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो सोयल के अंदर ऐसे रहेगा, कोई चैनल दे रखा है वाटर वाला, तो चैनल के अंदर क्या रहता है 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। यह अंदाजन आपको बता रहा हूँ मैं, मतलब नॉर्मली हम इसी चीज़ को लेते हैं। सोयल में हम 2:1 वर्टिकल लेंगे और चैनल वगैरह रहता है वहाँ हम हॉरिजॉन्टल वाला स्लोप ज़्यादा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्टिकल कंट्रोल इन द सर्वे मीन्स। तो सर्वे के अंदर जो वर्टिकल कंट्रोल होता है वो किस लिए होता है, तो जो बेंचमार्क होता है
उसको एक्यूरेटली एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल कंट्रोल का यूज करते हैं। या कह लो भाई वर्टिकल कंट्रोल इन सर्वे का क्या मतलब है, जो बेंचमार्क होता है उसको एक्यूरेटली डिफाइन करना। आप बेंचमार्क को डिफाइन करोगे एक्यूरेटली तभी तो आप बाकी चीज़ों के लेवल को सही तरीके से मेजर कर पाओगे। तो 46 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रिवर्स कर्व इज दी वन। तो रिवर्स कर्व क्या होती है, तो जो रिवर्स कर्व होती है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम रेलवे में यूज करते हैं। रिवर्स कर्व को रेलवे में यूज करते हैं। तो कैसी होती है ये, कुछ इस टाइप की कर्व होती है भाई। इसका तो सेंटर इधर है और इस वाली कर्व का सेंटर इधर है। तो ये वाली कर्व हमारी क्या हो गई, एस कर्व कह लो या रिवर्स कर्व कह लो, ठीक है। टू सिंपल सर्कुलर कर्व, सेंटर जिनका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स कर्व। इसको हम एस कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एस जैसी शेप बनने लग रही है इसकी। अगला क्वेश्चन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन इज अप्लाइड इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग टू करेक्शन फॉर। तो एक्सिस सिग्नल करेक्शन हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में कब लगाते हैं, तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है और जो सिग्नल होता है उनकी हाइट के बीच में डिफरेंस होता है, तो हमें क्या लगानी पड़ती है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन लगानी पड़ती है। भाई ये किस तरीके से होता है, भाई आपका टावर तो ये है, ठीक है, यहाँ से आपको सिग्नल मिलने लग रहा है और आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है। तो इनके बीच का जो लेवल है उसमें डिफरेंस होता है, तो हमें क्या लगानी पड़ती है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन लगानी पड़ती है। इसमें आप क्या करोगे भाई, 2-3 रीडिंग ले लेते हैं हम। यहाँ पे एंगल थीटा होगा, यहाँ अलग एंगल थीटा बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम करेक्ट एलिवेशन इसकी पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन इज अप्लाइड इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग कब लगाएंगे, जब इंस्ट्रूमेंट की हाइट और सिग्नल की हाइट में डिफरेंस हो। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर स्टेट दैट दी। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, जो स्क्वायर रूट होता है, जो स्क्वायर ऑफ एरर होता है, यानी कि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसका आपने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, मीन माइनस जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उन सब का स्क्वायर करके समेशन, यानी उनको ऐड कर देंगे। तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारा मिनिमम होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर फ्रॉम द मीन इज मिनिमम, ठीक है। पहले आपने एवरेज निकाला, फिर सभी ऑब्जर्वेशन में से आपने उस एवरेज को माइनस कर दिया और उसका जो हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, वो मिनिमम आना चाहिए। उसी को हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कह देते हैं। और ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होएगी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो होएगी जिसमें जो भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एरर फ्रॉम द मीन इज मिनिमम। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनिंग इज टू फाइंड आउट द। तो अब ये भी याद थोड़ा सा क्वेश्चन लगने लग रहा है, तो क्या लिखना चाहिए था इन्हें पूरा, ऑब्जेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। तो भाई पूरा क्वेश्चन लिखो, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, चलो ये बताओ भाई। आपका ये रोड जाने लग रहा है, ठीक है, तो इस रोड के परपेंडिकुलर जो भी इसका भाई सेक्शन बनने लग रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में हम क्या करते हैं, इस सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर यानी कि लेटरल डायरेक्शन में हम लेवल निकालते हैं। लेवल ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द रूट। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बेंटोनाइट इज ए। तो बेंटोनाइट क्या होती है, एक टाइप की क्ले होती है, हाईली प्लास्टिक क्ले होती है, वोल्केनिक ऐश से ये बनती है और मोंट मोर्लोनाइट का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए फुल्ली सैचुरेटेड सोयल सैंपल हैज ए टोटल वॉल्यूम ऑफ 70 cc, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 35, वॉइड रेशो इज। तो वॉइड रेशो क्या होता है, वॉइड रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड की वॉल्यूम कितनी है, तो सैचुरेटेड सैंपल है तो एयर तो होएगी नहीं सैचुरेटेड के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होएगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। पानी की वॉल्यूम कितनी है, 35 cc। सॉलिड की वॉल्यूम कितनी है, तो 70 में से 35 को माइनस कर दो, 35 आंसर आ जाएगा आपका 1। वॉइड रेशो पूछा था, आपको ऐसे फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वॉइड रेशो दे रखे, पोरोसिटी बुझी हुई, तो पोरोसिटी N इज इक्वल टू क्या होती है, E अपॉन
1 प्लस ई। तो फॉर्मूले में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा 0.7, 1 प्लस 0.7, 0.41। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सोयल इज 24% एंड 8% रिस्पेक्टिवली, द लिक्विड लिमिट ऑफ द सोयल इज। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दिया हुआ 8%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो 8 इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस 24। लिक्विड लिमिट आपका कितना आ जाएगा? 32। तो इजी क्वेश्चन था ये तो कुछ। अगला क्वेश्चन, लिक्विड लिमिट दिया हुआ है एक सोयल का 40%, प्लास्टिक लिमिट है 15%। तो उस सोयल को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो इसके लिए आपको जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? 0.73 WL माइनस 20। तो इसमें लिक्विड लिमिट आपका कितना है? लिक्विड लिमिट आपको दिया हुआ 40 माइनस 20, तो ये आपका कितना आ गया? 0.73 मल्टीप्लाई बाई 20, 14.6। ये आपका कितना आ गया? 14.6। और इस सोयल का एक्चुअल में प्लास्टिक लिमिट क्या, वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में हो जाएगा 40 माइनस 15 यानी कि 35। एक्चुअल में कितना है? 35। और प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी वाली लाइन होती है उसके अंदर कितना? 14.6, यानी ये इससे ज़्यादा है। इस वाले लाइन से ऊपर जो सोयल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्ले सोयल। आप चार्ट बनाते हैं ना ऐसे, इस वाली लाइन का क्या रहता है? 0.73 WL माइनस 20। इस लाइन से ऊपर क्ले, नीचे रहती है सिल्ट। तो ये हमारी क्या हो गई? क्ले सोयल। और लिक्विड लिमिट 40 है तो क्या हो गया? इंटरमीडिएट रेंज में, यानी क्ले हो गई हमारी इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी वाली। अगला क्वेश्चन, कोई साइट दी हुई है, ग्राउंड वाटर टेबल जमीन से 1 मीटर नीचे है, उसके अलावा यूनिट वेट ऑफ सोयल अप टू 1 मीटर डेप्थ। ऊपर जो सोयल है उसका यूनिट वेट कितना है? 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सैचुरेटेड यूनिट वेट सोयल कितना है? यहाँ पे यूनिट वेट है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और वाटर टेबल यहाँ पे है। तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है 4 मीटर की डेप्थ पे। कहाँ निकालना है? 4 मीटर की डेप्थ पे। तो ऊपर 1 मीटर, ये 3 मीटर हो गई। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 16 प्लस 30 कितना हो जाता है? 46। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। यह हमने क्या निकाल लिया? इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लिया। यहाँ हमने यूनिट वेट ये कौन सा यूज किया? गामा सबमर्ज, क्योंकि वाटर टेबल है ना यहाँ पे 1 मीटर पे। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट ऑफ ग्राउंड, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो इज KH एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर वर्टिकल फ्लो आर रिलेटेड एज। तो स्ट्रेटिफाइड सोयल ऐसे लेयर के अंदर सोयल है, तो जो ऐसे वाली परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी। जैसे आपको दिखने भी लग रहा है भाई हॉरिजॉन्टल लेयर है, ऐसे इजीली फ्लो कर सकता है, ऐसे फ्लो करने में डिफिकल्टी आएगी। तो जो हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी होती है वर्टिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। KH इज ग्रेटर देन K वर्टिकल। ये किसकी बात हो रही? स्ट्रेटिफाइड, जो लेयर के अंदर सोयल है। अगला क्वेश्चन, सैचुरेटेड सोयल सैंपल है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना लगने लग रहा है, यानी कि सिग्मा कितना लगने लग रहा है? 100 किलो पास्कल। पोर वाटर प्रेशर कितना दिया हुआ है? 30 किलो पास्कल। इफेक्टिव स्ट्रेस पेरीमीटर है आपके 20 एंड 30। शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है? टाउ होती है C प्लस सिग्मा tan फाई। तो C की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। सिग्मा कितना होगा? इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? 100 में से 30 गया तो 70 इंटू 10। थीटा कितना? 30 डिग्री। तो बस इसको आपको सोल्व करना था। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 20 प्लस 70। tan 30 क्या होता है? tan 30 किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइड बाई √3 के, यानी कि तो इसको डिवाइड कर देंगे। √3 क्या होता है? 1.717। आंसर आ जाएगा 60.76, 60.41। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बस आपको इसके अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना था, और जो डिवाइड करने वाला चीज़ था भाई, बिना कैलकुलेटर के डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपटीशन एग्जाम में, इतना टाइम अपने पास होता नहीं।
तो 1/√3 आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी 1.717। तो बाकी ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टाउ इज इक्वल टू C + सिग्मा tan phi। इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर यूज करने थे वो इसने बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली बिलो ए 10 किलोन्यूटन पॉइंट लोड एक्टिंग एट ए ग्राउंड लेवल यूजिंग दी बूजनिक इक्वेशन। तो सोयल के अंदर वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बूजनिक, एक होता है वेस्टरगार्ड। तो जो बूजनिक होता है सिग्मा वर्टिकल किसी भी डेप्थ के ऊपर, तो 0.4775 क्यू डिवाइड बाय Z²। अगर हमें बिल्कुल पॉइंट लोड के नीचे निकालना है तब के लिए यूज करते हैं हम ये, तो पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा 0.4775 मल्टीप्लाई बाई लोड कितना था, 100 का लोड था ना, हाँ 100 किलोन्यूटन का लोड था, डिवाइड बाय 5 मीटर नीचे निकालना, तो 5 का स्क्वायर 25, 1.91। अब इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी थी, वर्टिकल प्रेशर हमारा कितना आ गया 1.91, और है हॉरिजॉन्टल शियर। तो जो ये सोयल है हॉरिजॉन्टल शियर भी लगेगा इसके ऊपर, जी नहीं हॉरिजॉन्टल शियर नहीं लगेगा। तो सिग्मा वर्टिकल कितना आ गया 1.91 और हॉरिजॉन्टल शियर कितना आ गया 0। हॉरिजॉन्टल शियर 0 क्यों आया भाई, ये सोयल है 5 मीटर नीचे, इधर भी सोयल इधर भी सोयल, तो 0 हो जाएगा, आपस में बैलेंस आउट होकर हॉरिजॉन्टल शियर 0। अगला क्वेश्चन, ए क्लेई सोयल इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मली कंसोलिडेटेड इफ। तो क्लेई सोयल को हम नॉर्मली कंसोलिडेटेड कब मानते हैं, जब प्रेजेंट के ऊपर उसमें मैक्सिमम वाला स्ट्रेस लगने लग रहा हो, ठीक है। तो प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर इज हाईएस्ट इन द कंसोलिडेशन हिस्ट्री ऑफ द सोयल मास। तो प्रेजेंट में हाईएस्ट वाला स्ट्रेस लगने लग रहा हो तो सोयल को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली कंसोलिडेटेड। 60 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम इतने ही करते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन तक हमारे हो गए। आज हमने कितने 25 क्वेश्चन करे हैं करीब, तो बचे हुए क्वेश्चन हम अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।